I scored band 6 in IELTS. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ये दिखा था कि एक इंग्लिश एग्जाम कितना ही मुश्किल होगा, लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. आई फेल्ड टू क्रैक माई IELTS फर्स्ट अटेम्प्ट. इस वजह से मेरा अब्रॉड में एडमिशन नहीं हुआ और उस वजह से मेरा सपना भी टूट गया. इसमें कमाल की बात तो ये है कि मेरे को 90% आए थे अपने 12th में इंग्लिश में, बट आई एंडेड अप विद ओनली 6 बैंड्स. इसमें आप लोगों को एक सवाल आ रहा होगा कि एक इंग्लिश एग्जाम कितना ही मुश्किल होगा, उसमें क्या मुश्किल है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग कितना ही मुश्किल होगा. अब मैं ये सब सवालों की जवाब अपनी IELTS एग्जाम की जर्नी से बताऊंगा. तो सुनो, देखो, सबसे पहले मेरा IELTS का स्पीकिंग टेस्ट था. स्पीकिंग टेस्ट का फॉर्मेट कंप्लीटली डिफरेंट था और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो बिल्कुल भी नहीं था. तो स्पीकिंग टेस्ट फर्स्ट पार्ट जो था वो रहता इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले मेरे को ये पूछे कि ऐसा आपका होम टाउन के बारे में बोलो, तो वो मेरे लिए कंप्लीटली इजी था. मैं सब चीजें मैनेज कर लिया. लेकिन प्रॉब्लम मेरे को कब आई, पार्ट 2 में. पार्ट 2 था क्यू कार्ड. क्यू कार्ड में मेरे को ऐसा क्वेश्चन है अनएक्सपेक्टेड व्हिच आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ एंड यू रिग्रेट इट अबाउट इट. तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो आई डिड नॉट मैनेज इट वेल. तो मेरा उतना अच्छा नहीं गया सेकंड पार्ट, तो मेरा कॉन्फिडेंस उधर डाउन हो गया. उसके बाद आया पार्ट 3, द डिबेट. यानी आपको कोई टॉपिक पे 1-to-1 डिस्कशन रहता एग्जामिनर्स. ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था स्पीकिंग टेस्ट. मेरे को ज्यादा ये आइडिया नहीं था कि स्पीकिंग टेस्ट में अपने को स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देना था. मैं कैजुअली आंसर कर रहा था क्वेश्चंस को, वो बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हुई. देखो, स्पीकिंग टेस्ट 15 से 20 मिनट तक चला और मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था कि मेरा टेस्ट कैसा गया. मैं फेक एक्सपेक्टेशंस रखा था, बट रियलिटी कुछ और ही थी. बेसिकली आप इंग्लिश टेस्ट के लिए जा रहे तो कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर जाना. यानी आप जो भी आंसर्स देते हो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर देना. आप अच्छी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करना. यानी आप कैजुअल वे में बात नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत फॉर्मेट. देखो, IELTS एग्जाम इतना इजी नहीं होता जो अपन ना समझते. अपने को प्रॉपर स्ट्रक्चर और गाइडेंस मिलना जरूरी है, और यही तो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए सीरियस हो और आप IELTS प्रिपरेशन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो या कंफ्यूज हो या आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लीप स्कॉलर. और जब मैंने उनका IELTS कोर्स का पेज एक्सप्लोर किया तो मुझे क्लैरिटी दिखी. इट्स नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग, एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप. आप खुद क्लैरिटी देख सकते हो. ऑल 4 सेक्शंस आर कंप्लीटली ब्रेक डाउन. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ. क्या पहले पढ़ा था, क्या बाद में पढ़ा था, ये सब आप कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो. इसमें हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है जो कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें मॉक टेस्ट है जो आपको रियल एग्जाम वाली फीलिंग देते हैं. और इसमें आप सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपका वीक एरिया इंप्रूव होता है. और यहाँ पे आपको खुद ट्रेनर्स फीडबैक देते हैं जिससे आप अपने मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट्स ऑल अबाउट स्टडिंग स्मार्ट. अपार्ट फ्रॉम IELTS, ये आपको स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, SOP LOR गाइडेंस, एप्लीकेशन, वीजा एंड फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन. आपके एकेडमिक्स और गोल के बेसिस पे ये आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. सो हियर यू आर नॉट रैंडमली अप्लाइंग, यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर रोड मैप. बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट आपको काफी हेल्प कर सकता है आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी में. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट राइट नाउ. कमिंग बैक टू माय एग्जाम, अगले दिन मेरा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का एग्जाम. बेसिकली पहला एग्जाम होता है लिसनिंग का. तो लिसनिंग में आप क्या करते हैं, कंप्लीट हॉल में 50 से 100 कैंडिडेट्स रहते हैं जिसको हर एक को हेडफोन पहना दे. जैसा मैं हेडफोन ऑन करा उसके बाद पूरा रूम साइलेंट हो गया. उधर से मैं थोड़ा नर्वस और एंशियस होना स्टार्ट हो गया. बेसिकली लिसनिंग एग्जाम में 4 सेक्शंस रहते हैं. यानी फर्स्ट सेक्शन रहता है कि आपको कोई फॉर्म फिल करना रहता या कोई इंक्वायरी रहता, तो कि 1 से 10 तक रहता. तो वो बहुत ज्यादा इजी था मेरे लिए, मैं इजीली उसको क्रैक कर लिया. लेकिन जो सेकंड पार्ट था, जो मैपिंग का था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकता. और सेक्शन 3 बेसिकली एक मल्टीपल कन्वर्सेशंस रहते हैं. यानी मल्टीपल कन्वर्सेशंस को देख के आपको चूज द करेक्ट आंसर करने का रहता है, जो कि 3 ऑप्शंस रहते हैं. उसमें कॉम्प्लिकेटेड ये है कि वो लोग कंप्लीटली 3 ऑप्शंस के बारे में बात करते, और अगर आप एक आंसर भी मिस कर दिया और उस सिचुएशन में पैनिक हुए तो कंप्लीटली दूसरे आंसर्स भी मिस करते जाओ. सेक्शन 4 बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स रहता. तो बेसिकली लिसनिंग एग्जाम ये नहीं देखता कि आप क्या समझ सकते. लिसनिंग एग्जाम ये भी टेस्ट करता कि आपका कितना फोकस है. तो आप कंप्लीटली फोकस्ड रहना वो 40 मिनट जितना भी टाइम. उसके बाद आया मेरा रीडिंग, जो कि वर्स्ट एग्जाम था. यानी वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता. रीडिंग में क्या रहता, 3 बड़े बड़े पैसेजेस. फर्स्ट पैसेज यानी बहुत ज्यादा बड़ा रहता. इसमें आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग करके जल्दी आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने का रहता, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता. जो लोग अपन समझते कि जो अपन इंटर या 10th में जो पैसेजेस सॉल्व करते थे वो वैसा होगा, तो आप बिल्कुल गलत है. वो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है. तो उसमें आप
आपके पास बिल्कुल टाइम लिमिट 60 मिनट्स की रहती और आंसर्स रहते 40 देने का। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 आंसर्स छोड़ दिया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा कम पॉइंट्स था रीडिंग, इसलिए आई हेट रीडिंग। के बाद आता है रीडिंग का पैसेज टू ऐसा रहता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जब भी अपन पढ़ते पैसेज अपने को दिखता है कि ये तीनों ऑप्शंस रहेंगे करेक्ट, लेकिन उसमें से कोई एक ऑप्शन रहता यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता, तो उसमें भी आपका फोकस बहुत ज्यादा रहना पड़ता है और आपकी स्पीड लिमिट को रखना। उसके बाद आता थर्ड पैसेज ज्यादातर है सो एकेडमिक्स के ऊपर रहता, तो सब में टफेस्ट मॉड्यूल मेरे हिसाब से रीडिंग है, जिसमें आपका कंसंट्रेशन और स्पीड वो मैच करना रहता। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल द राइटिंग क्या रहता है, जो अपन लिखते हैं एसेस वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। इसको भी अपने को स्ट्रक्चर्ड वे और कंप्लीट फॉर्मेट टेम्पलेट के अकॉर्डिंग लिखने का रहता। इसमें क्या रहता, 2 टास्क रहते। टास्क 1 यानी आपको ग्राफ या बार या चार्ट, आपको चार्ट के ऊपर चार्ट की इन्फॉर्मेशन लिखना रहता, लेकिन एक फॉर्मेट में, यानी आपको 4 छोटे छोटे पैराग्राफ में टास्क 1 को लिखने का रहता, लेकिन आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना पड़ता। और ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता, क्यों, आप नॉर्मल इंग्लिश जो अपन यूज करते हैं वोकैबुलरी वो कम्प्लीटली नहीं करना, आप कम्प्लीटली डिफरेंट करना उस वोकैबुलरी, यानी अपन इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, अपन ये एरिया को बोलना द एम्बियंस ऑफ दिस रूम इज ग्रेट, सो इस दिस काइंड ऑफ वोकैबुलरी नीड टू बी यूज्ड इन राइटिंग पार्ट। जो लोग सोचते हैं राइटिंग बहुत इजी होगा, नहीं, राइटिंग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको स्ट्रक्चर वे को फॉलो करना। मेरा आईएलटीएस एग्जाम हुआ और ऑनेस्टली स्पीकिंग में बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, क्यों, मैं ऐसा समझा कि जब मेरे को 90% 12th में आया तो ये कोई था बड़ा मुश्किल एग्जाम होगा, यही तो मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। 1 महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया, वो भी 6 बैंड्स, जिस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन मैं जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो अपने पूरे पुराने जो मिस्टेक्स है उससे मैं बहुत अच्छा सीख के वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करा, और 15 से 20 दिन में उस सब पे मॉक टेस्ट दिया और पूरा प्रैक्टिस करे बाद मेरे को आया 7 बैंड्स, और मेरे को रिक्वायर जो कॉलेज होना था परस्यू करने के लिए मास्टर्स वो था 6.5 और मेरे को आया 7। मैं बहुत खुश हो गया, सब चीज़ें हो गए थे, मेरा I-20 आ गया था, मेरी यूनिवर्सिटी की फी पे हो गई थी, अकोमोडेशन का इंतजाम हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था, लेकिन वीजा रिजेक्ट हो गया मेरा। एनीवेज, इट्स नॉट अबाउट वीजा रिजेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो देखना है वीजा कैसा रिजेक्ट हुआ क्या हुआ, तो ये वीडियो जो दिख रही है वो देख लो। और अब आइल्स पे बात करेंगे, तो आप लोग अगर आइल्स का एग्जाम दे रहे तो आप 15 से 20 दिन कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाना, नहीं तो आपके 19,000 रुपए वेस्ट हुआ। तो इतना महंगा एग्जाम जब आप देने जा रहे जो कि एक्सपेंसिव है, तो अच्छा प्रिपेयर होके जाओ। सेकेंड अटेम्प्ट देने की बारी मत करो, जो मिस्टेक्स करा उससे अपना सीख के उसको कम्प्लीटली अवॉइड करो। और लास्ट में लीप स्कॉलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट राइट नाउ। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आपका हर कमेंट मेरे दिल को लगता, तो कैसा भी करके इस वीडियो पे कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने को 100 के पहुंचना है, तो कैसा भी करके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय।